वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और पीसीएस भर्ती परीक्षा के लिए आज हम करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा इस वीडियो में करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम विधेयक और अधिनियम जो साल 2023 में पारित हुए हैं, इसके अलावा पर्यावरण संबंधी करंट अफेयर्स, इसके अलावा योजना और प्रमुख कार्यक्रम, युद्धाभ्यास आदि जैसे चैप्टर्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज पहला अगर हम देखें तो यह है दूरसंचार विधेयक। दूरसंचार विधेयक पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो दूरसंचार विधेयक 2023, अब इसमें जो याद रखने योग्य बातें हैं वो ये हैं। इसको अगर आप देखें 21 दिसंबर को जो है 2023 में ही ये राज्यसभा के द्वारा भी पारित हो गया है। इसका जो उद्देश्य है वो दूर संचार सेवाएं और जो नेटवर्क के विकास, विस्तार, संचालन से संबंधित कानूनों को संशोधित और समेकित करना है। अब इसमें याद रखिएगा ये विधेयक 138 वर्ष पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की जगह लेगा। इसमें ये बिंदु आप जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा आगे देखें, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक। अभी देखो सेकंड बार इसमें अमेंडमेंट हो रही है। तो इसमें आप देखो जीएसटी संशोधन विधेयक जो है, इसमें देखिए इसमें क्या चेंजेस हैं। ये विधेयक केंद्रीय वस्तु सेवा कर सीजीएसटी विधेयक 2017 के प्रावधानों में संशोधन करता है। इसमें केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा देखिए मध्यस्थता अधिनियम 2023, मध्यस्थता या मेडिटेशन एक्ट 2023, ये जो है अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया और इस अधिनियम का उद्देश्य वाणिज्यिक और अन्य विवादों हेतु मध्यस्थता की प्रक्रिया को संस्थागत बनाना है। इसके अंतर्गत नाबालिग और विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों से संबंधित मामले इसमें देखे जाएंगे। आपराधिक मुकदमे चलाने से संबंधित मामले इसमें आएंगे और तृतीय पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने से संबंधित मामले। अब इसमें एक टर्म और याद रख सकते हैं। देखिए जो मध्यस्थता का जो कार्यवाही है, ये प्रक्रिया जो है 180 दिन की होगी। इसके अंतर्गत भारतीय मध्यस्थता परिषद यानी मेडिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना भी की जाए। इसमें पूछ सकता है सदस्यों को, तो इसमें परिषद में एक अध्यक्ष होगा, 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, इतना इसमें याद रखना है। अब देखिए कोई भी संशोधन अधिनियम लेकर के जब आया जाता है तो वो पुराना जो अधिनियम आया होता है उसी में संशोधन करना होता है। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि कौन से संशोधन जो अधिनियम आ रहे हैं वो किस अधिनियम में संशोधन कर रहा है। फार्मेसी संशोधन अधिनियम, ये किस में संशोधन करता है? ये एक अधिनियम जो है ये फार्मेसी अधिनियम आया था 1948 में, इसमें संशोधन करता है ये। तो इसमें भारत में जो फार्मेसी के प्रैक्टिस और पेशे की सुव्यवस्थित जो ढांचा है उसको ये संशोधित करेगा। अगला देखेंगे संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2023। अब ये वाला जो संशोधन है ये अधिनियम संविधान अनुसूचित जाति आदेश जो कि 1950 में आया था, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 के छत्तीसगढ़ राज्य में लागू करने के विषय में संशोधन प्रस्तावित करता है। ये जरूर याद रखें जो पॉइंट्स हम आपको बताते जा रहे हैं। इस अधिनियम में छत्तीसगढ़ में जो मेहरा, महार और मेहर ये समुदाय हैं, ये पर्यायवाची रूप हैं एक दूसरे के। इसमें जो महारा है और मेहरा है समुदायों को शामिल करने का प्रावधान इसमें किया गया है। छत्तीसगढ़ से संबंधित है ये। अब ये साथ में आर्टिकल भी याद रख लेंगे हम। अनुच्छेद 341 कहता है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वह विभिन्न जातियों और उपजातियों के नाम और विशेष सूची में शामिल कर सकता है। इसके अलावा जो महार समुदाय है उसकी एक बड़ी आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। तो महाराष्ट्र के अलावा ये समुदाय मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में भी। अब देखो वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, हमने आपको पर्यावरण में पढ़ाया था कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था और ये उसी में संशोधन करता है। तो इसमें देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 जो ये अधिनियम, इसके अंतर्गत ये क्या किया गया है कि अधिनियम में देश की सीमाओं के 100 किलोमीटर के दायरे के भीतर की भूमि को संरक्षण कानूनों के दायरे से छूट प्रदान करना है। अब वन क्षेत्रों में चिड़ियाघर, सफारी और इको पर्यटन सुविधाएं स्थापित करने की भी अनुमति देता है। इसमें आप देखें ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। एलओसी और एलएसी हमने जम्मू कश्मीर में हमने ये देखा था, ये किन किन के बीच में है, एलएसी और एलओसी। तो आप जानते हैं जो एलओसी है ये वाला क्षेत्र है और एलएसी, अब इसमें जो एलओसी और एलएसी सहित है इसमें 100 किलोमीटर के दायरे में स्थित वन भूमि जिसका उपयोग राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक परियोजनाओं के निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाना प्रस्तावित है। अगला देखें जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023। इससे पहले वाला अधिनियम आपको याद होगा, जैव विविधता या जैविक विविधता अधिनियम जो आया था 2002 में आया था, ये इसमें संशोधन करता है।
इसके अलावा इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं, ये अधिनियम पंजीकृत जो आयुष चिकित्सालय हैं संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान रखने वाले लोगों को कुछ उद्देश्य के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच स्थापित करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स को पूर्व सूचना देने से छूट प्रदान करता है। अगला देखेंगे तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2023। इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य देश में तटीय जल कृषि कोस्टल एक्वाकल्चर को इसमें बढ़ावा दे। अब इसका जो पहला है तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम, पहले कब आया था? ये 2005, इसमें संशोधन करता है। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन अधिनियम भी आया है, द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट। और देश में लगभग 8.6 लाख सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जिसमें से सक्रिय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति एक्टिव प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव लगभग 63,000 हैं। तो इसमें जो बहुराज्य सहकारी समितियां हैं, इनकी चुनाव प्रक्रिया में संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण हेतु सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, ये याद रखिएगा, इसके अंतर्गत सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। अब इसमें से देखो जितने भी अधिनियम संशोधन देखे हैं हमने, ये जरूर परीक्षा में आ सकते हैं। इनमें से कैसे? देखो जन विश्वास, आगे देखें जन विश्वास जो अधिनियम है 2023 का, ये विधेयक जो लेकर के आया गया था 19 मंत्रालयों विभागों से संबंधित 42 अधिनियमों को 183 प्रावधानों में संशोधन करके छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रयास करता है। इंपॉर्टेंट है। अब इसके द्वारा देखो, इसके द्वारा जिन अधिनियमों में संशोधन किया गया है उसमें कौन कौन से हैं? एक तो है सार्वजनिक ऋण अधिनियम 1944। देखो ये आपको क्यों मार्क कराए जा रहे हैं? क्योंकि जो जैसे ये अधिनियम है, इसका वर्ष पूछ देगा आपसे, या मैच करवाने के लिए पूछ देगा, मैचिंग वाला क्वेश्चन बना देगा कि सार्वजनिक ऋण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये 1944। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आया था वर्ष 2000 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। भारतीय वन अधिनियम ये 1927 में आया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 में, और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री 1940 में, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, कॉपीराइट अधिनियम 1957, पेटेंट अधिनियम 1970, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में। नेक्स्ट देखेंगे जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम। ये किस में चेंज करता है? ये संशोधन अधिनियम जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम आया था 1969, उसमें संशोधन करता है। तो यह डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र का जो मार्ग है प्रशस्त करेगा। पासपोर्ट या आधार, मतदाता नामांकन, विवाह पंजीकरण आदि को सुगम बनाएगा। इसके अलावा देश में जन्म तिथि और जन्म स्थान को सत्यापित करने के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता को भी कम करेगा। और देखें अंतर सेवा संगठन विधेयक आया है, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023। अब इस विधेयक में अंतर सेवा संगठनों के जो कमांडर इन चीफ हैं या ऑफिसर कमांडर को उन रक्षा कर्मियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है जो अभी वायुसेना अधिनियम 1950, थल सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के प्रावधानों के द्वारा संचालित हैं। इसके अलावा देखिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023, इसमें खास चीज की गई है इस एक्ट के थ्रू। इसमें देखिए पायरेसी पर रोक लगाने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। पायरेसी के मामले में न्यूनतम 3 माह की कैद और 3 लाख रुपए की जुर्माने की सजा इसमें बताई गई, जिसे बढ़ाकर 3 वर्ष तक की कैद और ऑडिट की कुल लागत का 5% तक जुर्माना लगाया जा सकता। आगे देखेंगे, अगला देखिए अपतटीय क्षेत्र खनिज संशोधन अधिनियम 2023। तो इसमें इसका नाम याद रखेंगे ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट 2023। ये किसमें संशोधन करता है? अपतटीय क्षेत्र खनिज एवं विकास विनियमन अधिनियम 2002 OAMDR एक्ट में संशोधन करता है, याद रखिएगा। अगला देखें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख सकते हैं आप। इसको अगस्त 2023 में संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया था, और ये जो संबंधित है भारत के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होता है। अब इसमें याद रखिएगा जो व्यक्तिगत डेटा है इसमें व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के बाद में ही केवल वैध उद्देश्य के लिए ही संसाधित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की अगर इसमें सहमति नहीं है तो सहमति किसी भी समय वापस भी ली जा सकती है। तो वैध उपयोग लेजिटिमेट यूजेस के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। और इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना भी करेगी, और बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाएगी। आगे देखें अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन 2023 के द्वारा इसमें राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना होगी। इंपॉर्टेंट है ये।
मार्क करेंगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय रणनीति दिशा प्रदान करने वाली एक शीर्ष संस्था इसमें बनेगी। इसके अलावा आया है मॉडल जेल अधिनियम 2023, और ये जो मॉडल जेल अधिनियम आया है इसमें प्रस्तावित जेल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग, पैरोल, फरलो और सजा में छूट देने के लिए प्रावधान और महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए विशेष प्रावधान इसमें किए गए। इसके अलावा आया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2022, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम। अब देखो ये किस में संशोधन करेगा। हमने आपको पर्यावरण वाली क्लास में पढ़ाया था संशोधन अधिनियम कई सारे जो पर्यावरण से संबंधित है। संशोधन अधिनियम के द्वारा 1972 का जो अधिनियम था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। इसमें वर्णित वन्य जीवों से संबंधित 6 अनुसूचियों को कम करके 4 तक सीमित कर दिया गया है, और इसके अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित जंतुओं की अनुसूची की संख्या को कम करके 2 कर दिया गया। जो पहले 4 थी अब 2 कर दी हैं। आ सकता है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा आया है आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। इस अधिनियम के तहत अगर आप देखें नवीन अधिनियम कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 को निरस्त करता है ये, और इस अधिनियम में उंगलियों के निशान, हथेली और पैरों के निशान, फोटोग्राफ, आइरिस रेटिना स्कैन, भौतिक और जैविक नमूने तथा उनके विश्लेषण आदि को करने की माप के लिए परिभाषित करने का प्रयास करेगा। चलिए नेक्स्ट। इसके अलावा पशु जन्म नियंत्रण नियम भी आया 2023। केंद्र सरकार के तहत आने वाले मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के द्वारा पशु जन्म नियंत्रण अधिनियम 2023 जारी किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 यह आया था, काफ़ी चर्चा में था उस वक्त। तो इसमें केंद्र सरकार को अधिकारियों के कार्य, नियमों और सेवाओं अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मामलों में के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है। पहले मामला ही सुप्रीम कोर्ट में था, तो दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी को ये अधिकार मिल गया था दिल्ली सरकार को, लेकिन ये वापस से केंद्र सरकार के हाथों में आ गया। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान। अब देखो कुछ उत्तर प्रदेश में हमने पहले करंट अफेयर्स में भी किए थे, कुछ रिवीजन अब कर लेते हैं। वाराणसी में विकास परियोजनाओं की आधारशिला। इसमें जो आपको याद रखना है वो ये है कि चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट का एक सौर पार्क लगाया जाएगा, और मिर्जापुर में नया पेट्रोलियम तेल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर लखनऊ में आधुनिक गौशाला बनाई जाएगी जिसमें लगभग 2000 गायें रखी जा सकेंगी। इसमें यहाँ किसी भी गाय को बांधा नहीं जाएगा, वे अपने प्राकृतिक आवास में रह सकेंगे। अब ये गौशाला कहाँ बनेगी? ये गौशाला लखनऊ के उत्तर धोना गांव में बनाई जाएगी, ठीक है। और इस गौशाला का नाम आप याद रखेंगे मनोरथा गौशाला, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गोरखपुर में क्रूज सेवा लेक क्वीन का उद्घाटन किया गया है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज, याद रखिएगा लेक क्वीन क्रूज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? गोरखपुर के रामगढ़ ताल में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राप्ती, सरयू, गंगा, यमुना जैसी नदियों में इनलैंड वाटरवे सेवा शुरू करने के लिए इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का भी गठन किया गया है। और वाराणसी से हल्दिया तक गंगा नदी में इनलैंड वाटरवे बनाकर क्रूज चलाया जा रहा है। आगे देखें अनपरा ई तापीय परियोजना। अब ये बिजली से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने जो है अनपरा ई तापीय परियोजना का प्रस्ताव रखा है। अब यहाँ देखिए सोनभद्र जिला जो है इसमें सोनभद्र में है। अनपरा में स्थित होने वाली इस परियोजना के तहत 1600 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा, याद रहेंगे। देखिए मेडिटेक पार्क का विकास। उत्तर प्रदेश में जो जेवर हवाई अड्डा है उसके पास एक अत्याधुनिक मेडिटेक पार्क विकसित किए जाने की भी घोषणा की गई है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन को मंजूरी मिल गई है। और इस औद्योगिक टाउनशिप को न्यू ओखला विकास प्राधिकरण यानी नोएडा की फुल फॉर्म है, ये नोएडा की जैसे ही वहाँ बनाया जाएगा इसको। अब यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखना क्या है, इस जो टाउनशिप है ये इसमें झांसी, याद रखेंगे झांसी जिले के 33 राजस्व गांवों को शामिल किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को गंगा नदी की जो डॉल्फिन है गैंगेटिक डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए, हालांकि पहले भी पूछता है ये। तो ये डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित आबादी जो है 2000 आंकी गई है। अब गैंगेटिक डॉल्फिन का नाम है, देखिए इसका नाम कई बार परीक्षा में पहले भी पूछा हुआ है, ठीक है। प्लेट निस्टा गैंगेटिका, ठीक है।
प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो गंगा की जो डॉल्फिन है इसको IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त इंडेंजर्ड की स्पीशीज में रखा गया है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल है ये गैंगेटिक डॉल्फिन। और 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन का शिकार करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक अपराध है। आगे चलें, मिशन महिला सारथी। तो इसमें देखें, उत्तर प्रदेश में जो है अयोध्या से राज्य के मिशन शक्ति अभियान के तहत ही मिशन महिला सारथी की पहल की गई है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा 51 बसों को हरी झंडी दिखाई गई, जिनका संचालन विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं करेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक याद होना चाहिए जितना भी उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स है। लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का निर्माण, यहाँ पर देखें, इसमें इसका शिलान्यास किया गया है। और ये संग्रहालय जो CG सिटी में आदि गंगा के रूप में विख्यात गोमती नदी के तट पर अपनी पहचान बनाएगा। इसके अलावा नौसेना से संबंधित देश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जो 5000 वर्ष पूर्व युद्धपोत और जलियानों को प्रदर्शित इसमें किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग लॉन्च हुआ है, ये हम करवाए भी हैं आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स पहले भी, लेकिन रिवीजन हो जाएगा भी आपका यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एंथम सॉन्ग को सोशल मीडिया के सभी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्मों पर जारी किया गया है। अब इसका टाइटल आप याद रख सकते हैं, चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया। ठीक है, इन शब्दों से याद रख लेंगे। तो ये एंथम सॉन्ग है। अब इसके गीतकार हैं रितेश रजवाड़ा, और जब अगर आप देखें, ठीक है, इसके गीतकार ये हैं, और कुंवर अंशित ने इसे गाया है। ठीक है, लेखक कौन है? रितेश रजवाड़ा है इसके। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर खुलेंगे। वर्तमान में अगर आप देखें, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा और मेरठ में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं। ये ऑलरेडी हैं, लेकिन केंद्र और राज्य की संयुक्त पहल के तहत आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में भी नए सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित करने की बात की गई है। आगे देखें नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, तो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन में सबसे आगे ले जाने के लिए 6 जून 2023 को 1000 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश में नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया गया था। अभी जो डेयरी सहकारी समितियां होती हैं, इनके माध्यम से गाँवों में उचित मूल्य पर दूध बेचने की सुविधा इसमें प्रदान की जाएगी। आगे चलेंगे, इसमें देखें शक्ति दीदी मिशन, ये शक्ति दीदी अभियान। तो इसमें गौतम बुद्ध नगर पुलिस के नेतृत्व में 22 जून 2023 को महिला सुरक्षा को लेकर के मिशन शक्ति या शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत की गई थी, जो कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी लाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में दीदी कैफे शहरी आजीविका मिशन, याद रखेंगे कौन सा मिशन है? शहरी आजीविका मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 17 नगर निगम वाले शहरों में दीदी कैफ़े खोले जाएंगे। दीदी कैफ़े शुरू करने का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब सहायता समूह अर्बन पुअर सपोर्ट ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अब ये प्रथम चरण में आप चाहे याद रख सकते हैं, ये लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद आदि में ये खोले जाएंगे। इतना तो याद रखें कि ये उत्तर प्रदेश के ये हम जो स्कीम्स हैं या उत्तर प्रदेश के मिशन हैं जो आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश के 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें देखें, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की 2 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किए। इसमें सिद्धार्थनगर जिले के जो भंवापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत है हंसुदी औसान को जो है राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया है, और ग्राम पंचायत हंसुदी औसानपुर को यह पुरस्कार बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में प्रदान किया गया है। और मुरादाबाद जिले की दिलारी ब्लॉक है, उसकी ग्राम पंचायत है मिलक अमावती को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया गया है। याद होने चाहिए ये सारे के सारे करंट अफेयर्स। ये वाला PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आप ले लीजिएगा, ठीक है। AAN अवार्ड देखिए, इसमें BHU के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के न्यूरोलॉजी विभाग के 2 चिकित्सक हैं, अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी द्वारा ये AAN अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें देखें, ये अवार्ड एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक पाठक और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आनंद को दिया गया है। अभी डॉक्टर आनंद को ये सम्मान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में आने वाले मरीजों के सिर में दर्द, जो सर दर्द है, इसकी समस्या पर शोध करने के लिए दिया गया है। आगे देखें, नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी आई है। इसके अंतर्गत अब यहाँ पर देखिए,
इसको जो मंजूरी मिली है 10 मार्च 2023 को मिली है। तो पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में जो 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने सरकारी वाहन की स्क्रैपिंग और उनकी अपेक्षित संख्या उपलब्ध कराए जाने, निक्षेप प्रमाण पत्र के सापेक्ष क्रय किए जाने वाले वाहनों को कर में छूट प्रदान किए जाने और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप किए जाने वाले वाहन लंबित बकाया कर एकमुश्त छूट प्रदान करने पर कार्यवाही करनी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उनकी खरीद पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं उस पर जो है कोई भी टैक्स नहीं ली जाएगी और रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी होगी। ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर ये छूट 5 वर्ष तक मान्य रहेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ दे। यूपी के 4 और जिलों में गोंड जाति को एसटी का दर्जा। चलिए, करंट अफेयर्स वैसे हम काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं जो आपको रिवाइज हो रहे होंगे यहाँ पर, और कुछ ऐसे हैं जो आपको नए देखने को मिल रहे होंगे, यानी वो आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के साथ अब प्रदेश के 4 और जिलों में संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देते हुए प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है परीक्षा में। तो इसके साथ जो है उत्तर प्रदेश में गोंड में जो है धुरिया, नायक, ओझा और पठारी और राजगौंड को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 आई है। इसमें क्या कहा गया है? उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति में 2 लाख से कम आबादी वाले जो शहर होंगे उसमें न्यूनतम 5 एकड़ जमीन और अन्य शहरों में 25 एकड़ जमीन पर कॉलोनियां बसाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही एससी और एसटी की जमीन लेने पर डीएम की अनुमति जरूरी नहीं होगी। हरदोई में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना या इसका अनाउंसमेंट हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 1200 करोड़ की लागत में 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। ये कहाँ बनाया जाएगा ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब पीएम मित्र के तहत उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बनने वाले इस पार्क का नाम संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 51% अंश उत्तर प्रदेश सरकार का, जबकि 49% जो है केंद्र सरकार इसमें लगाएगी। आगे चलें। केंद्र सरकार ने देश के 7 राज्यों में तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में पीएम मित्र प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापना इन 7 शहरों में भी जो है 7 राज्यों में भी ऐसे केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति 2023 की बात करेंगे। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण केंद्र बनाने के लिए राज्य में फिल्मों की शूटिंग के साथ साथ फिल्म में राज्य के कलाकारों के किरदार अदा करने का मौका दिया जाएगा। इन पर सब्सिडी का मेन प्रावधान किया गया है। फिल्म प्रशिक्षण संस्थान, देखिए एक्टिंग जो फिल्म इंस्टीट्यूट होते हैं, फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उनकी स्थापना करने पर 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी उसको मिलेगी जो भी स्थापित करेगा। प्रदेश में अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी क्षेत्रीय फिल्मों के लिए भी निर्माण पर 50% छूट होगी और इसमें हिंदी, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं पर 25%। नारी शक्ति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली उत्तर प्रदेश की 2 महिलाओं जिसमें आरती राणा और नीरजा माधव को जो है नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। और इससे पहले जो है, और यहाँ पर जो आरती राणा हैं इनको देखिए, उत्तर प्रदेश के खीरी की एक हथकरघा बुनकर और शिक्षिका हैं ये। उन्होंने 800 से अधिक थारू महिलाओं को शिल्प प्रशिक्षण दिया है। 150 महिलाओं की स्वयं सहायता समूह की स्थापना की। नीरज माधव जो हैं हिंदी की लेखिका हैं, नीरजा माधव हैं ये। इनको हिंदी साहित्य के माध्यम से हाशिए के लोगों के लिए उनके काम में सम्मान के लिए दिया गया है। अयोध्या में रामलैंड पार्क की स्थापना, इसमें देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की योजना बनाई जा रही है जो कि डिज्नीलैंड की थीम पर होगा। चंबल सेंचुरी को डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता जो है प्रस्तावित है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो डॉल्फिन है इसके संरक्षण के लिए चंबल सेंचुरी को डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता के लिए जो है राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। अब डॉल्फिन सेंचुरी के लिए इटावा स्थित जो राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी, अब आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी कहाँ पर है? इटावा में है, ठीक है। इटावा स्थित जो चंबल सेंचुरी है इसके सहसों के लिए 20 किलोमीटर के क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉल्फिन पाई जाती हैं और 1979 में घोषित हुए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में 635 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। और यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 3 राज्यों को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए डॉल्फिन के बारे में हमने भी बात की थी। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय का निर्माण,
उत्तर प्रदेश में जो भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विरासत है और वैज्ञानिक पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए अयोध्या के अंदर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में एक मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व अभी बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में देश का 33वां और प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व केंद्र के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है। और इसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और करतिनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा बफर जोन और वन क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा काला नमक चावल की 2 किस्मों पर सफल परीक्षण किया गया है। इसमें याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो काला नमक चावल की 2 नई बोनी किस्में हैं, पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652, इनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। दोनों नाम पूछ सकता है इसमें। सबसे खास बात यह किस्म जो है मूल बौद्ध काल, जो कि 600 ईसा पूर्व में हुआ था, बुद्धिज्म, ये जो है मूल बौद्ध काल की खेती से संबंधित है। भगवान बुद्ध की ओर से श्रावस्ती के लोगों के लिए एक उपहार माना जाता है इसको। और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में काला नमक चावल को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग भी प्रदान किया गया था। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार उत्तर प्रदेश द्वारा इस अभियान को चलाया गया है, जिसमें आगामी त्योहारों के मद्देनजर मंदिरों और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना रहेगा। इसके अलावा लखनऊ, आगरा, वाराणसी में बनेंगे यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण, मेक इन इंडिया, ओडीओपी प्रयासों को बढ़ावा देना है और स्थानीय स्तर पर जो हस्तशिल्प उत्पाद हैं, स्थानीय रोजगार का सृजन करना है। हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे, ये भी इंपॉर्टेंट आ सकता है परीक्षा में। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश द्वारा की गई प्रगति बाकी प्रदेशों से काफ़ी आगे है। जल जीवन मिशन में देश के शीर्ष 50 जिलों में उत्तर प्रदेश के 26 जिले शामिल हैं, जबकि देश के 10 शीर्ष जिलों में उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है। तो देश में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? देखो, उत्तर प्रदेश के एक तो बुलंदशहर है, एक है साउथ सलमारा मनकचर असम और बरेली उत्तर प्रदेश। अटल आवासीय विद्यालयों का गुरुवार्ता संगम कार्यक्रम, ये कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। गुरुवार्ता संगम कार्यक्रम में अटल आवासीय विद्यालय की परिचायिका का विमोचन किया गया और पहले चरण में 18 अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ किया गया। नंबर याद रखेंगे। अगले चरण में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा बचे हुए 57 जनपदों में इसी तर्ज पर एक एक विद्यालय स्थापित और किया जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण जो कर्मकार बोर्ड है ये उठाएगा। तो ये संस्थान न केवल वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे बल्कि भारतीय मूल्य और गुरुकुल परंपराओं को भी बढ़ाएंगे। झांसी में मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है। तो 29 अगस्त 2023 को खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का झांसी में लोकार्पण किया गया। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है परीक्षा में। मेजर ध्यानचंद म्यूजियम जो है ये रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बनाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये हॉकी को समर्पित हमारे देश का पहला म्यूजियम है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट सारे। तो इसमें मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, तो मेजर ध्यानचंद जी के जीवन से जुड़ी स्मृतियां, घटनाएं, भारतीय हॉकी की विभिन्न जानकारियां डिजिटल माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। बिहार में देख लेंगे। अब बिहार में आप याद रख सकते हैं, देखिए बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का विमोचन किया गया है। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिखर सम्मेलन में बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 और राज्य उद्योग विभाग की जो कॉफ़ी टेबल बुक है इसका विमोचन किया है। यहाँ याद रख सकते हैं। बिहार में आरक्षण की सीमा में वृद्धि की गई है। इसके लिए बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दी गई है। इसमें क्या किया गया है ये आप याद रखिएगा। बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इसके लिए आरक्षण की सीमा जो पहले 50% होती थी उसको बढ़ा करके 65% कर दिया गया है। और इस विधेयक में अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 2%, पिछड़ा वर्ग को 25% और पिछड़ा वर्ग को 18% तक का जो है आरक्षण दिया गया। बिहार में गरीबी से संबंधित कुछ डेटा है। तो इसमें देखें 1/3 से अधिक परिवार गरीबी में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो ये परिवार 6,000 रुपये या उससे कम की मासिक आय से गुजारा करने को बाध्य है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप, इसमें आप चाहे याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक याद रखिएगा कि बिहार के 17 विभूतियों को बिहारी केसरी सम्मान दिया गया है।
ठीक है, बिहारी केसरी सम्मान दिया गया है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर BIA सभासर जो सभागार है इसमें आयोजित समारोह में 17 दिग्गज विभूतियों को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनमें चाहे आप नाम याद रख सकते हैं, लेकिन 17 नंबर आप याद रखिएगा। अब ये बिहार की जातिगत जो जनगणना है इस पर भी सवाल आ सकता है। तो बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपनी जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। ये जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी। इस रिपोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की आबादी जो है 27.12% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01%, अनुसूचित जाति की आबादी 19.65%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.6% और सामान्य जाति की आबादी 15% बताई है। और इस जनगणना का पहला चरण 7 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था। तो ये वाला डेटा आप लोग याद रख सकते हैं, पूछा जाएगा इसमें परीक्षा में अगर ये यहाँ से प्रश्न बना तो। इसके अलावा बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना, इस परियोजना को देखो, बिहार के बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। इसमें देखिए 660 मेगावाट इकाई का। तो इसमें अगर आप देखें NTPC के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में 13 झांकियों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान दिया गया। बिहार में ही बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति आई है। इस नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के अंतर्गत बिहार सरकार राज्य में बायोफ्यूल उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वाली और प्लांट को मशीनरी की लागत लगाने वाली जो है एक तरीके से जो भी लगाएगा उसको 15% का अनुदान देगी। और बिहार में खुरमा, तिलकुट, बालूशाही को GI टैग दिया गया है। बस इतना याद रख लेंगे। इसके अलावा लखीसराय में 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्तियां मिली हैं। बिहार के लखीसराय जिले के जो चानन प्रखंड है, इसके किऊल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर 11 जून को अष्ट धातु की कुषाण कालीन पुरातात्विक महत्व की बेश कीमती मूर्तियां मिली हैं। इसको भी याद रख सकते हैं आप। चलिए, जल जीवन सर्वेक्षण के अंतर्गत बिहार के 4 जिले सेलेक्ट हुए हैं। 4 जिले इसके शीर्ष पर हैं। 4 जिलों का आप नाम याद रख सकते हैं। 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रेटिंग में शिक्षा सेगमेंट में देश के शीर्ष 5 जिलों में बिहार का शेखपुरा जिला पहले और पूर्णिया जिला दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा इस सर्वेक्षण में अगर आप देखेंगे, राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान दिया गया है और दूसरे नंबर पर बिहार के शेखपुरा, तीसरे पर सुपौल और चौथे पर बांका जिला है। चलिए, अब महत्वपूर्ण 2023 की योजनाओं पर नजर डाल लेते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं कुछ योजनाओं और कार्यक्रम पर आधारित जो कुछ करंट अफेयर्स घटित हुए हैं उनको देख लेते हैं। अब देखिए, ग्रीन राइजिंग नाम की जो पहल है, इसको यूनिसेफ की एक संस्था है जेनरेशन अनलिमिटेड, इसने भारत के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को दुबई के COP28 जलवायु सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए पर्यावरण से संबंधित है। तो पर्यावरण में क्या क्या आ जाएगा इसमें? इस पहल का उद्देश्य विश्व भर में युवाओं को विभिन्न हरित पहलों में भागीदारी और अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढालने के लिए प्रोत्साहित करना है। इतना याद रखेंगे। ग्रीन राइजिंग किस किस के साथ हुई है? COP28 जलवायु सम्मेलन के दौरान इसको अपनाया गया है। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। अब देखो, इस अभियान की जो अनाउंसमेंट की गई थी वो झारखंड के खूंटी में की गई थी, ये याद रखेंगे। और इस दिन 15 नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा जो जनजातीय गौरव दिवस है, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया था। इसी के अवसर पर इसको अनाउंस किया गया था। इसके अलावा पशुधन क्षेत्र में क्रेडिट गारंटी योजना भी आई है। तो मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय ने 2023 में पशुधन के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो है इनके लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण की सुविधा, इसको जो है इस सुविधा के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत प्रथम क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है। याद रख सकते हैं। एक स्कीम आई है ओपन मार्केट सेल स्कीम। ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS के तहत केंद्रीय पूल से चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। इस नीति में 16 दिसंबर 2022 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसमें ये याद रखेंगे कि ये नीति वर्ष 2030 तक
संपूर्ण देश के लिए एक हाई रेजोल्यूशन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और मैपिंग तथा अधिक सटीकता वाले डिजिटल उन्नयन मॉडल को विकसित करना चाहती। क्षमता निर्माण योजना, तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग मुख्यालय में सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता एवं निर्माण योजना कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान सीबीपी का शुभारंभ किया। इसके अलावा भारत लोकतंत्र की जननी नाम के एक पोर्टल को शुरू किया गया है और आपसे पूछ सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो G20 लीडरशिप समिट में जो संस्कृति मंत्रालय है इसने मेगा प्रदर्शनी भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का एक पोर्टल लॉन्च किया है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और ये पोर्टल भारत में लोकतंत्र के इतिहास पर सामग्री प्रदर्शित करता है जिसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता से लेकर 2019 तक 7000 वर्षों तक के लोकतांत्रिक लोकाचार को प्रदर्शित किया गया है। आगे चलेंगे और इसकी वेबसाइट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा संचालित की जाती है। आयुष्मान भव अभियान के बारे में बात करेंगे। अब इसमें देखकर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर के राजभवन से आयुष्मान भव अभियान एवं आयुष्मान भव पोर्टल का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। ठीक है, याद रहेगा ये पहला पॉइंट। और इस अभियान का एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है ये, इसको याद रखिएगा। तो मैक्सिमम लोगों तक ये जो है इसको स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना इसका जो है लक्ष्य है। अगला देखेंगे ग्राफीन औरोरा कार्यक्रम। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने केरल के कोची में स्थित भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इनक्यूबेटर मेकर विलेज में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। याद रखिएगा इसको। साथ ही यहाँ पर प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य कार्बन के मूल्यवान अपरूप एलोट्रोप ग्राफीन के उत्पादन को बढ़ावा देना। तो ग्राफीन में आप याद रखिएगा ये पूछ सकता है, कार्बन का जो अपरूप है एलोट्रोप है वो कौन है, ग्राफीन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। एक पॉइंट इसमें ये हो गया। और इस कार्यक्रम को डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और केरल सरकार तथा जो उद्योग भागीदार संयुक्त रूप से वित्त पोषण कार्यक्रम ये बनाया गया है। एक और अभियान है संवाद भूमि का संवाद देश। संवाद भूमि का संवाद देश का ये राष्ट्रीय मीडिया अभियान है जिसको ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में संवाद भूमि संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान को इसमें शुरू किया। अब इस अभियान का उद्देश्य जो भूमि अभिलेख हैं उनके कंप्यूटरीकरण और भू संपत्ति मानचित्रों के डिजिटलीकरण के बारे में लोगों को जागरूक करना था। इतना काफ़ी है, इतना याद रख लेंगे। आगे देखेंगे भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, भारत न्यू एनकैप, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसको देखें, ये केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी के द्वारा नई दिल्ली में इसको जो है लॉन्च किया गया था। अब ये सड़क सुरक्षा और कार मानकों में सुधार के लिए भारत का स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम है। इसको भी याद रख सकते हैं आप। एक और प्रोग्राम आया है स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत की गई है। अब शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। इन्होंने नई दिल्ली में स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा जो भारत में विदेशी छात्रों की शिक्षा को आसान बनाएगा। समझ गए। तो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के बारे में व्यापक जानकारी इस पर उपलब्ध रहेगी। उल्लास मोबाइल ऐप लॉन्च, ये भी याद रखें, कोई मोबाइल आया है तो इसमें देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। इन्होंने जो है उल्लास का फुल फॉर्म आ सकता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और इस मोबाइल ऐप से बुनियादी साक्षरता पहुंच की सुविधा प्रदान करना है, सभी के लिए प्रौद्योगिकी क्षमता का उपयोग करना है। इसके अलावा देखिए विवाद से विश्वास 2.0 योजना देखें। अब ये वित्त मंत्रालय का एक व्यय विभाग है। इसने सरकार तथा सरकारी उपक्रमों से जुड़े जो संविदात्मक विवाद होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्चुअल जो डिस्प्यूट होते हैं, उनके समाधान के लिए विवाद से विश्वास 2.0 योजना का शुभारंभ किया। याद रहेगा। तो इसका उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाना और विवादों के समाधान करना रहेगा। आगे चलेंगे अमृत धरोहर योजना, इसको याद रखेंगे क्योंकि इसमें देखिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ जो है पिछले साल किया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसलिए है क्योंकि योजना जो रामसर स्थल हैं, रामसर वेटलैंड्स हैं, उनके संरक्षण से संबंधित है। और भारत में वर्तमान में 75 रामसर स्थल हैं। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय समुदायों की मदद से मौजूदा रामसर स्थलों का संरक्षण किया जाएगा या किया जा भी रहा है। आप जानते हैं जो रामसर कन्वेंशन था वो 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। और रामसर क्या है, ईरान का एक शहर है जहां पर ये ट्रीटी कन्वेंशन हुई थी। नेक्स्ट चलेंगे, आगे देखेंगे अमृत सृजन अभियान।
नए भारत के सपने। अब इसमें देखो, इसको मेटा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जो है अमृत सृजन अभियान को शुरू किया है, नए भारत के सपने। इसमें देखें, इस पहल का उद्देश्य भारत में जो युवा हैं, युवाओं के भविष्य और उनकी आकांक्षाओं को, सपनों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जो पहले शुरू किया गया था उड़ान नाम का कार्यक्रम यूज़ किया गया था, उड़ान 5.1 आप याद रख सकते हैं। देखिए, इसको आप देखिए, उड़ान का उद्देश्य है उड़े उड़े देश का आम नागरिक को 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, ये आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें अगला देखिए, पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? महिला बाल विकास मंत्री के द्वारा, स्मृति ईरानी। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पोषण भी पढ़ाई भी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। अब ये कार्यक्रम देश भर में जो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में जो प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं देखभाल शिक्षा है, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, ECCE पर केंद्रित ये पूरी तरह से होने वाला है। अमृत भारत स्टेशन योजना, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि हाल ही में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना में उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए देश भर में 1275 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। इसमें महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, और इसमें अगर आप देखेंगे, इस लघु बचत योजना की घोषणा 2023-24 के बजट में की गई थी, और ये योजना 31 मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए ही वैलिड है। अवधि पूछ सकता है इसमें आपसे। चलिए आगे चलते हैं। सरपंच संवाद, देखिए बाकी आप देख सकते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। सरपंच संवाद में देखिए, इसमें असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI की एक मोबाइल एप्लीकेशन सरपंच संवाद का अनावरण किया। आपसे पूछेगा सरपंच जो संवाद है क्या है? ये एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें संपूर्ण भारत के लगभग 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है, जो नेटवर्किंग, ज्ञान प्रसार सहयोग के लिए ज़रूरी है। मेरी माटी मेरा देश अभियान, इसको आप देखेंगे, हम अपने जीवन का बलिदान देने के लिए राष्ट्र के लिए जो बहादुर व्यक्ति को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया था, और इस अभियान में स्थानीय शहरी निकाय आदि इसमें शामिल थे। इसके अलावा लखपति दीदी योजना, ये भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था। लखपति दीदी योजना के क्रियान्वयन के लिए महिला एवं जो स्वायत्त सहायता समूह हैं, इनके साथ काम जो है ये कर रही हैं। महिलाओं के लिए हैं, तो इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकती हैं। वो देखो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, उसके विस्तार को भी मंजूरी मिली है। यहाँ पर इसके तहत जो है 2023-24 से लेकर 2025-26 तक 3 वर्षों में 75 लाख नए LPG कनेक्शन वितरित किए जाएंगे। नया डेटा है, आप याद रखिए। आगे देखें, राष्ट्रीय विद्युत योजना 2022-23। राष्ट्रीय विद्युत योजना में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने 2022-23 की अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना को लॉन्च किया है। इसमें पिछले 5 वर्षों में 2017 से 22 तक की समीक्षा, अगले 5 वर्ष 2022 से 27 तक के लिए विस्तृत योजना, 27 से 32 तक के लिए एक योजना इसमें शामिल। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को याद रख सकते हैं, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए गांवों में पर्यटन बढ़ाने, आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सभी सुविधाओं से लैस करने की दिशा में आग्रह किया। चलिए, ये हो गए कुछ प्रोग्राम। अब हम बात करेंगे इसमें सूचकांकों की या रैंकिंग की। देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का प्रश्न कभी ज़रूर आ जाता है परीक्षा में, और सस्टेनेबिलिटी, देखो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 जारी किया गया, और इसके अनुसार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी देश का शीर्ष विद्यालय है, टॉप यूनिवर्सिटी है हमारे देश की। दिल्ली ओवरऑल अगर आप देखेंगे सभी यूनिवर्सिटी में विश्व की, तो 220 रैंकिंग या 220 रैंक प्राप्त हुई है इस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में टोरंटो यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट है, पहले स्थान वाला याद रखना है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर जो है अमेरिका की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले USB, इस तरह से दूसरे तीसरे स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक, अब इसमें देखें, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत 7वें स्थान पर है। इसमें इस सूचकांक में सबसे बड़ा प्रदूषक देश विश्व में चाइना है, ठीक है, जबकि दूसरा अमेरिका है, याद रहेगा। फोर्ब्स 2023 की विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी हुई थी, और इसमें शो विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाओं को, नंबर याद रखिए, भारतीय महिलाएं 4 शामिल हुई हैं इसमें, और चारों के नाम आपको याद होने चाहिए, जिसमें
जो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी हैं, रोशनी नादर मल्होत्रा हैं, शोभा मंडल हैं और किरण मजूमदार शो, इनको शामिल किया गया है। सीतारमण ने लगातार 5वें साल इस सूची में जगह बनाई है, 32वें स्थान पर थी वो। और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष रही उर्सुला वान डेर लेयन को जो है फोर्ब्स ने पहला स्थान दिया है। दूसरे स्थान पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्डे ये रही हैं। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी देखेंगे, इसमें देखिए 2022-23 के दौरान कुल दूध उत्पादन जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 230.58 मिलियन टन होने का अनुमान है इसमें। और सबसे ज़्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन वाले राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, 15% दुग्ध उत्पादन भारत का जो है वो उत्तर प्रदेश से होता है। इसके अलावा राजस्थान सेकंड पर है, थर्ड पर है मध्य प्रदेश, चौथे पर गुजरात। इतना याद रख सकते हैं। 2022-23 के दौरान कुल अंडा उत्पादन अगर आप देखेंगे वो उसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, तमिलनाडु नंबर 2 है। इसके अलावा इसमें कुल मांस उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ही नंबर 1 है। तो एक तो अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आगे देखेंगे इसमें कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है, जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर पर है। इसके अलावा वैश्विक नवाचार सूचकांक देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है वीपो, और इसके द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया। इस सूचकांक में जो कर्नल यूनिवर्सिटी है इसको इनसेड बिजनेस स्कूल और वीपो द्वारा संयुक्त रूप से इसको प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में 13वें वर्ष स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान मिला है और इस सूचकांक में भारत की जो रैंक है पिछले वर्ष के समान 40 बनी हुई है। तो भारत की रैंक आपको जरूर याद रखें। अब देखो यूनिवर्सिटी रैंकिंग एक और देख लो, टाइम्स हायर एजुकेशन, वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी, यह है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। दोनों के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी की रैंक्स आपको याद रखनी है। इस रैंक में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, इसको दुनिया का सबसे विश्वविद्यालय बताया गया है। और इसमें 51 भारतीय विश्वविद्यालयों को, भारतीय यूनिवर्सिटीज़ को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें अगर आप देखें भारत की सबसे पहला आईआईएससी बैंगलोर है। इसके अलावा इसको जो रखा गया है 201 से 250 वाली रैंक के अंदर रखा गया है। रोगाणु प्रतिरोध पर OECD की रिपोर्ट आई है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है इंडिया एजिंग रिपोर्ट। ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और भारत के द्वारा इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट में जो बुजुर्ग आबादी है, एल्डरली पॉपुलेशन को 60 या 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS मुंबई के सहयोग से तैयार किया गया है। इसके अलावा देखिए ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट आई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023 की रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में 20 राज्यों के 6229 ग्रामीण परिवारों से एकत्रित जो आंकड़े हैं इसको शामिल किया गया है। और इसके लिए देखिए अध्ययन ग्रामीण जो समुदाय है उसमें 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों पर जो है इसको जो है एक तरीके से इस एज ग्रुप के बच्चों पर इसका अध्ययन किया गया है। और ये रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन और जो संबोधि प्राइवेट लिमिटेड है इसकी एक पहल है ये। अब इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत के लगभग 49.3 छात्रों की पहुंच तक स्मार्टफोन है उनके पास में। और इस अध्ययन में ये बताया गया है कि लड़कियों के कुल 78%, लड़कों के 82% माता पिता अपने बच्चों को ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की पढ़ाई कराना चाहते हैं। परसेंटेज याद रख लेना, आ सकती है। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, इसमें देखिए एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI नामक रिपोर्ट आई है, ये शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा आती है। और इस रिपोर्ट में सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र अगर आप देखेंगे विश्व में, भारत का सबसे प्रदूषित क्षेत्र उत्तरी मैदान है, जहां आधे अरब से अधिक लोग जो है देश की 38.9% आबादी यहाँ पर रहती है। और इसमें आप देखें राजधानी दिल्ली जो है विश्व का सबसे प्रदूषित मेगा सिटी है, जिसका वार्षिक औसत कण जो है 126 ग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता पर रिपोर्ट है। इसमें याद रखिए कि जो किगाली रवांडा में है, इसमें वीमेन डिलीवर कॉन्फ्रेंस WD का आयोजन हुआ। और इस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र महिला एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा समानता का मार्ग, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर जुड़वा सूचकांक नामक एक रिपोर्ट जारी की गई। किसने जारी की है ये भी याद रखें, कहाँ जारी हुई है ये भी याद रखें।
ये दो सूचकांक और याद रखने। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल ओपीएचआई के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी की गई। इस सूचकांक में किसी व्यक्ति के जीवन कल्याण को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के परस्पर संबंधित अभावों का प्रत्यक्ष मापन करते हैं। और इसमें आप देखिए, इस सूचकांक में भारत ने अभी भी लगभग 230 मिलियन लोग अभी भी बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इस श्रेणी के तहत भारत की लगभग कितनी आबादी शामिल है? 18.7% आबादी इसमें शामिल है। सूचकांक के अनुसार भारत में गरीबी की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। 2005 से 6 के 55% से घटकर 2019-21 में ये 16.4% हो गई। राष्ट्रीय, अब वो तो देखो अंतर्राष्ट्रीय था, ठीक है, यहाँ पर देखें वैश्विक यानी अंतर्राष्ट्रीय था। और अब हम देखेंगे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। दोनों सूचकांक याद रखेंगे। ये वाला सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया है और इस वाले सूचकांक को यूएनडीपी ने जारी किया है। ठीक है, तो इसमें नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रोग्रेस रिव्यू में इसमें देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS के आधार पर इसको तैयार किया गया है। और बहुआयामी गरीबी मूल्य के आधार पर सर्वाधिक गिरावट बिहार राज्य में देखी गई है। इसके 50 मध्य प्रदेश, उसके पश्चात जो है उत्तर प्रदेश का स्थान। एक और इंडेक्स है निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को देखेंगे, 2022 वाली है ये, चाहे तो आप याद रख सकते हैं। तो इसमें इस वर्ष सूचकांक में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष स्थान हासिल किया उत्तराखंड में। और यहाँ पर देखेंगे तमिलनाडु, अगर आप देखेंगे तमिलनाडु नंबर 1 पर है। आगे देखें लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, विश्व आर्थिक मंच ने इसको जारी किया है और इसमें 3 देश शीर्ष हैं। एक तो आइसलैंड है, एक नॉर्वे है, फिनलैंड। आइसलैंड को याद रखेंगे और इसमें भारत की रैंक, भारत को जो है इसमें 127वीं रैंक मिली है। इसके अलावा वैश्विक दासता सूचकांक ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में आप देखो भारत, अब इसमें इस सूचकांक को वॉक फ्री नामक मानव अधिकार संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो आधुनिक दासता के अधिकतम प्रसार वाले 10 देश आप याद रख सकते हैं, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया आदि इसमें शामिल है। आधुनिक दासता के सबसे कम प्रसार वाले 10 देश इसमें आप याद रख सकते हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड आदि। अब इसमें आधुनिक दासता में रहने वाले लोगों के अधिकतम संख्या वाले देश, इसमें भारत तीसरी कैटेगरी में आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें भारत है। सिप्री ईयरबुक जो आती है इसमें पूछ सकता है आपसे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री इसका फुल फॉर्म है। ये एक ईयरबुक जारी करता है हर साल। चीन ने जनवरी 2022 के 350 की तुलना में जनवरी 2023 तक अपने परमाणु हथियारों में तेजी से वृद्धि की है। देखो पहले उसके पास 350 परमाणु हथियार थे, अब उसके पास 410 हैं। तो इसमें जनरली जो है किसी देश के पास कितने एक तरीके से हथियार हैं ये उसकी रिपोर्ट होती है। रूस के पास सबसे अधिक जनसंख्या में, विश्व में आप देखोगे रशिया के पास सबसे अधिक संख्या में परमाणु हथियार हैं। रूस के पश्चात अमेरिका में है, चीन में है, याद रहे। तो सिप्री के अनुसार 9 ऐसे देश हैं जो परमाणु हथियारों में सक्षम हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल है। ठीक है, इनको आप याद रख सकते। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को देखें। फ्रांस का एक गैर सरकारी संगठन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF के द्वारा 2023 के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की गई। और इसमें नॉर्वे लगातार 7वें वर्ष, देखो 7 साल से पहले स्थान पर है पत्रकारिता या प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर। आयरलैंड यहाँ दूसरे स्थान पर है। भारत इस सूचकांक में अगर आप देखोगे 180 देशों में भारत इसमें आप देखेंगे नीचे से टॉप में है। इस बार इस सूचकांक में 161वां स्थान प्राप्त हुआ। ये रैंक आपको याद रखनी है। और इससे पहले 2022 में भारत 150वें स्थान पर था, नीचे खिसक गया। और भारत सूचकांक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी नीचे चला गया इसमें। तो पाकिस्तान 150वें और अफगानिस्तान 152वें स्थान पर है मीडिया को स्वतंत्रता को या प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर। इसके अलावा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, इसमें देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर है इसमें याद रखिएगा। और विश्व जनसंख्या रिपोर्ट आई है 2023 में, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। और इसमें अगर आप देखेंगे वैश्विक आबादी का 1/3 से अधिक होने के बावजूद भारत की कुल प्रजनन दर 2%, इसको याद रखेंगे, भारत की कुल प्रजनन 2% जो विश्व की
औसत 2.3% से कम है। अब एक भारतीय पुरुष की औसत जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानव एक्सपेक्टेड भारत और पुरुष है वो कितने वर्ष जी सकता है? 71 वर्ष। महिलाओं की जो अनुमानित एक्सपेक्टेंसी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो 74 वर्ष इसमें बताई गई इस रिपोर्ट के अनुसार। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट को यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है। इस सूचकांक में फिनलैंड ने लगातार छठी बार सीट्स पर है। फिनलैंड 1 पर है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर है और इसमें अफगानिस्तान का सबसे खराब प्रदर्शन है। इसमें ये याद रख लीजिएगा, सबसे दुखी देश में ये है। भारत इसमें अगर आप देखेंगे तो 100 भारत भी कुछ कम नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक भी कुछ कम नहीं है, नीचे से ही है। तो 137 देशों की कुल रैंकिंग में हम 126वें स्थान पर हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आ सकता है, जो विश्व के सबसे कम खुशहाल देशों के रूप में प्रदर्शित करता है। और चलें देखो, ये नेपाल, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। 2022 में भारत 140 देशों में 36 स्थान पर था और अब 10, याद रखिएगा, 126वें पर है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियों की और जो निधन हुए हैं उनकी, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की। फातिमा वसीम सियाचिन वॉरियर्स की कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बन गई हैं। ठीक है, उनकी पोस्टिंग 15,200 फीट ऊंचाई पर होगी। इसमें नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखिए, नितिन साहनी को प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन साहनी को 2024 का बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया था। इसके अलावा मनीषा पाणी, ये स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाणी को जो है मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्हमपति ने एडी कैंप एडीसी नियुक्त किया था। और मनीषा भारत की पहली महिला भारतीय सशस्त्र बल अधिकारी हैं जिन्हें किसी राज्यपाल के द्वारा एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक महालेखा कैग हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल यूएन पैनल फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर्स का उपाध्यक्ष चुना गया है। हीरालाल सामरिया, इसके अलावा जो हीरालाल सामरिया हैं इनको सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। साइमा वाजेद को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद को विश्व संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक चुना गया है। इंपॉर्टेंट, राजकुमार राव फिल्म अभिनेता हैं। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना राष्ट्रीय आइकन, देखो मिशन का राष्ट्रीय आइकन क्या है, राजकुमार राव को चुना इन्होंने। अमोल मजूमदार, मुंबई के पूर्व कप्तान, घरेलू क्रिकेट के विशेषज्ञ अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में चयन किया गया है। अशोक वासवानी, कोटक महिंद्रा बैंक ने सिटी ग्रुप के पूर्व। चलिए आगे हम बात करते हैं नवनीत मुनोत को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI का चेयरमैन नियुक्त किया गया। श्रीनिवासन के स्वामी, इनको जो है हंसा ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीनिवासन के इनको जो है सर्वसम्मति से 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अब नासकॉम के जो राजेश नाम्बियार हैं इनको जो है नासकॉम यानी भारतीय आईटी और प्रौद्योगिकी व्यापार निकाय नासकॉम के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया। आर माधवन इंपॉर्टेंट है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अभिनेता आर माधवन को जो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है FTII इसका अध्यक्ष बनाया है और संचालन परिषद का भी अध्यक्ष इनको नियुक्त किया है। इसके अलावा जय वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जय वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। इसके बाद देखें 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना के बाद जया इस पद को संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, यह पहली महिला बनी है। रघु, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा प्रश्न। रघु श्रीनिवास को जो है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास को सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक के रूप में इनको पद दिया गया है। इसके अलावा अभिनेता सुरेश गोपी को सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष और इसके गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। धनंजय जोशी दूरसंचार उद्योग निकाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन DIPA के ने जो है दूरसंचार कंपनी समिट डिजिटल के प्रबंधक के रूप में इनको नियुक्त किया।
इसके अलावा ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, जो ईडी काफ़ी उसमें रहती हैं चर्चाओं में, समाचारों, तो इसमें अभी राहुल नवीन को यहाँ कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता को ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक बनाया। आगे देखेंगे एन वी रमन्ना, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना को सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर SIMC इसके मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। मनीष देसाई को सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा मनीष देसाई को पत्र सूचना कार्यालय जो PIB है इसके प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। प्रकाश श्रीवास्तव को कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, देखो NGT के लिए इंपॉर्टेंट है, NGT के जो अध्यक्ष हैं वो प्रकाश श्रीवास्तव बनाए गए हैं अभी। आगे देखेंगे लोकेश सूजी, इनको भारतीय खेल महासंघ के निदेशक और एशियाई स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष लोकेश सूजी को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए अपनी सदस्यता समिति में चुना है। यह पहली बार है जब कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की सदस्यता समिति का हिस्सा बना है। परमिंदर चोपड़ा, इसको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा R दुरईस्वामी को जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंधक निदेशक चुना गया है। आदिल सुमरीवाला, इसको जो है आदिल सुमरीवाला को देखें, आदिल सुमरीवाला, इनको बुडापेस्ट हंगरी में जो 54वीं विश्व एथलेटिक कांग्रेस हुई है इसमें चुनाव में आदिल सुमरीवाला सहित 4 व्यक्तियों को विश्व एथलेटिक का जो है उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। वर्तमान में सुमरीवाला भारतीय एथलेटिक फेडरेशन इसके FI के अध्यक्ष भी हैं। राजीव गौबा हैं 5 अगस्त 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को 1 साल का विस्तार दिया गया है। इसके अलावा भारत के सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव के पद पर बने रहने वाले अधिकारी भी ये बन गए हैं। डॉक्टर थानी अल जयोदी, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल जयोदी को जो है WTO के 13वें मंत्री परिषदीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके अलावा राकेश पाल हैं, ये 25वें महानिदेशक बने हैं भारतीय तटरक्षक बल के। मनोज यादव हैं, ये रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं। क्यू डोंगयू, ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 43वें सम्मेलन के दौरान क्यू डोंगयू को FAO का महानिदेशक चुन लिया गया। के राजा रमन को दूरसंचार सचिव के, इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है। आगे देखें पी वासुदेवन, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है P वासुदेवन को RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। इसके अलावा जो स्वामीनाथन जानकी रमन है, इनको भारतीय रिजर्व बैंक ने नए डिप्टी गवर्नर के रूप में जो है नियुक्त किया है। रवि सिन्हा को, छत्तीसगढ़ कैडर के IPS अधिकारी रवि सिन्हा है, इनको अनुसंधान और विश्लेषण विंग कहिए या रॉ कहिए, ठीक है, रॉ के नए प्रमुख कौन होंगे? रवि सिन्हा। इंपॉर्टेंट है। जैन मैरियट, पाकिस्तान में अगली उच्चायुक्त जैन मैरियट को नियुक्त करने की घोषणा की है इन्होंने। आगे देखेंगे अमित अग्रवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं ये, और इनको इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी UIDA का, ठीक है। सुबोध कुमार सिंह भारतीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक बने हैं। नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया है। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक बनाया गया है। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस UAE के मौसम विज्ञानी हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, इनको 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए आगे देखें। डॉक्टर V मोहिनी गिरी, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मोहिनी गिरी का निधन हो गया है, और वो एक भारतीय सामुदायिक सेवा कार्यकर्ता थी, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं आप। हेनरी किसिंजर, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री, नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ है, ठीक है, वो 100 वर्ष के थे। आगे चलें। जस्टिस फातिमा बीवी, अच्छा, हम जो है अब जो मृत्यु हुई है हाल फिलहाल जो प्रसिद्ध व्यक्तियों की, उन पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की, अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल फातिमा बीवी का कोल्लम यानी केरल में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, और 1989 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनी थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी ये फातिमा बीवी। आगे चलें।
इसके अलावा इनके राज्यपाल जो तमिलनाडु में राज्यपाल रही थी उसका टर्म भी शायद पूछ ले स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। पी वलसाला, ये जो है मलयालम प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार रहे थे, लघु कथाकार थे पी वलसाला। आगे चलेंगे, इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में पूछ सकते हैं नेल्लू, अग्नेयम, कुम्माकोल्ली, अर्किल्लम और विलापम। इसके अलावा देखेंगे ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी, भारतीय कला समीक्षक और इतिहासकार थे ये। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको पद्मश्री, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। द स्पिरिट ऑफ इंडियन पेंटिंग, क्लोज एनकाउंटर्स विद 101 ग्रेट वर्क्स, ठीक है, ये सब इनकी एक तरीके से कृतियाँ थी, इनको आप याद रख सकते हैं। सेवाराम यात्री वरिष्ठ साहित्यकार थे ये, और इनकी कहानी दूसरे चेहरे, आम आदमी कहाँ है, सबसे अधिक लोकप्रिय हुई थी। इसके अलावा एस वेंकटरमन, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमन का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है अभी। उनके कार्यकाल में देश को बाह्य क्षेत्र से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आगे चलेंगे, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ दत्ता, ये साहित्यकार, शिक्षाविद और संगीतकार थे। इसके अलावा वो असम साहित्य सभा द्वारा प्रकाशित विश्वकोश, कोशर विश्व साहित्य के भी संपादक रहे थे। मार्टी अहतिसारी, फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, इंपॉर्टेंट है, इनका निधन हुआ है हाल ही में, और फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति थे ये। आगे याद रखेंगे डॉक्टर एस एस गिल, भारत के पूर्व, इंपॉर्टेंट है, भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर एम एस गिल का निधन हो गया है, ठीक है। आगे देखेंगे लुइस ग्लक, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं लुइस ग्लक, अमेरिका की प्रसिद्ध कवियत्री लुइस ग्लक का निधन हो गया है 2023 में अक्टूबर। इनको ये वाली पूछी जा सकती है, वाइल्ड आइरिस 1993 में इनको पुलित्जर मिला था इसके लिए। अनदर सबसे इंपॉर्टेंट एम एस स्वामीनाथन, यहाँ से प्रश्न तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। भारत के गौरव, तो भारत में हरित क्रांति के जनक और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में इनका निधन हो गया। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था तमिलनाडु के कुंभकोणम में। अब ये याद रखिएगा, ये जन्म स्थान भी आपको इनका याद रखना है। इनका पूरा नाम भी पूछ सकता है, तो मनकोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन, और इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था 18 नवंबर 2004 में। आगे देखेंगे सरोजा वैद्यनाथन, भरतनाट्यम नृत्यांगना थी ये सरोजा वैद्यनाथन, ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। इनका जन्म जो हुआ था बेल्लारी कर्नाटक में हुआ था, और इन्हीं के द्वारा सरोजा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शास्त्रीय नृत्य विद्यालय गणेश नाट्यालय की भी स्थापना की थी। इसके अलावा उस्ताद अली जकी हैदर, प्रसिद्ध वीणा वादक थे उस्ताद अली जकी हैदर, इनका नई दिल्ली में निधन हुआ है। वे उस्ताद असद अली खान के शिष्य थे। ध्रुपद के जयपुर बीनपुर घराने की जो खंडार बानी है या खंडर बानी है, इस शैली के अंतिम प्रतिपादक थे, तो याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, इसमें देखो जियोर्जियो नेपोलिटानो, जियोर्जियो नेपोलिटानो, ये एक तरीके से इनको याद रखिएगा आप, इटली के राष्ट्रपति रहे थे और इनका अभी निधन हुआ है। ये इटली के 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे और इटली के 11वें राष्ट्रपति थे। आगे देखें, कैलिमपुड़ी राधाकृष्ण राव, प्रसिद्ध गणितज्ञ और सांख्यिकीविद हैं। कैलिमपुड़ी राधाकृष्ण राव, CR राव का 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इनको सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, जिसे प्राय सांख्यिकी नोबेल पुरस्कार के समकक्ष कहा जाता है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डॉक्टर VS राघवन अरुणाचलम, ये भारतीय वैज्ञानिक और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के पूर्व महानिदेशक रहे थे और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे थे। इनका अभी जो है निधन हुआ। इसके अलावा मोहम्मद हबीब, भारत के पूर्व फुटबॉलर। देखो जितनी भी हम यहाँ ओबिचरी या निधन पढ़ रहे हैं, उनके पहले वो किस खेल या किस क्षेत्र से संबंधित थे, आपको एक तो ये याद रखना है। एक ये ज़्यादा प्रश्न यही बनता है किस क्षेत्र से संबंधित थे। दूसरा अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए थे, ठीक है। इसमें देखिए 2016 में इनको बंगाल का भारत गौरव पुरस्कार मिला था। इतना याद रख सकते हैं, फुटबॉलर थे। कांडला कुंटा अलाहा सिंगारार चुल्लू, इनका नाम काफ़ी लंबा नाम है, इनसे ही आप समझ जाएंगे। तो ये एक प्रख्यात लेखक थे, ठीक। बिंदेश्वर पाठक, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण प्राप्तकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता जो बिंदेश्वर पाठक है, इनका भी निधन हो गया है। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले के रामपुर बघेल गांव में इनका जन्म हुआ। ओमान चांडी, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओमान चांडी का निधन हुआ है। ये विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 12 बार विधानसभा चुनाव जीते थे, इंपॉर्टेंट। डॉक्टर मंगला नार्लिकर,
प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हो चुका है और शुद्ध गणित में इनके रिसर्च काफ़ी हैं। आगे देखेंगे के एम वासुदेवन नंबूथरी भारत के प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे। एम वासुदेवन नंबूथरी जो है ये मलप्पुरम जिले जो कि केरल का है, इसके कोट्टाकल में इनका जो है निधन हुआ है। इनको लाइन कला, लाइन आर्ट और कॉपर रिलीफ वर्क के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कॉर्मैक मैकार्थी पुलित्जर पुरस्कार विजेता है ये कॉर्मैक मैकार्थी। ये मैकार्थी को 2007 में इनके उपन्यास द रोड के लिए पुलित्जर मिला था और ये द रोड के अलावा इनको ब्लड मेरिडियन और आगे देखें ऑल दी प्रीटी हॉर्सेस के लिए भी इनको मिला था। गूफी पेंटल, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? गूफी पेंटल का प्रश्न आ सकता है, एम एस स्वामीनाथन का प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार। आप सभी ने महाभारत जरूर देखी होगी। महाभारत में शकुनी मामा का जो कैरेक्टर आपने देखा वो कितना शानदार अभिनय किया था, ठीक है। और महाभारत बी.आर. चोपड़ा की बनाई हुई थी, उसमें शकुनी मामा, महाभारत में जो शकुनी मामा का जो कैरेक्टर प्ले किया था वो गूफी पेंटल नहीं किया था, तो बड़ा शानदार अभिनय इनके द्वारा किया गया था। तो इनका अभी निधन हुआ है, ठीक है, 2023 में। तो आ सकता है परीक्षा में प्रश्न ये वाला। प्रकाश सिंह बादल, इनके नाम पर भी प्रश्न आ सकता है क्योंकि पंजाब के ये पूर्व सीएम रहे थे, ठीक है, और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता भी थे। इनका भी निधन हो गया है और भारत सरकार के द्वारा उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। बलिप्पा नारायण भागवत यक्षगान गायक और पटकथा लेखक, इंपॉर्टेंट। इसमें याद रखेंगे कि गायन की एक अनूठी शैली में इन्होंने महारत हासिल की थी, जिसकी वजह से प्रशंसकों ने इन शैली को बलिप्पा शैली का नाम दिया। नीलमणि फुक्कन, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है असमी भाषा के जो जाने माने कवि थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है, नीलमणि फुक्कन को, और इनका हाल ही में निधन हुआ है। भारत सरकार ने इनको 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। 2021 में ज्ञानपीठ भी इनको दिया गया था। इनकी रचनाएं याद रख सकते हैं, जुरिया हेनु नामी आहे और कविता गुलाबी चापूर आदि। डॉक्टर जमशेद जी ईरानी, टाटा स्टील के पूर्व एमडी डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का जमशेदपुर में ही निधन हो गया है इनका, और इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। देखो कितने इंपॉर्टेंट हैं जो निधन हुए हैं, ये सारे व्यक्तित्व बड़े काफ़ी महान कार्य किए हैं इन लोगों के द्वारा, तो इनमें से प्रश्न ज़रूर बनेगा। आप वैसे आपको पुरस्कार हम आपको करवा चुके हैं, इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे या फैक्ट ऐसे होंगे जो आपको मतलब पढ़े हुए लग रहे हैं, तो हम इनको कर भी चुके हैं, बस आपका रिवीजन हो रहा है इसमें। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 हम आपको पहले बताया है, इसको 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब इसमें से आपको जो याद रखना है, हिंदी भाषा के लिए दिया गया है संजीव को दिया गया है, मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। अंग्रेजी में नीलम शरण गौर को दिया गया है, रैक्यूम इन राग जानकी के रूप में इनका ये उपन्यास है। पंजाबी के लिए स्वर्णजीत सवी को दिया गया है, मंदी चिप कविता संग्रह के लिए। उर्दू के लिए सादिका नवाब सहर को दिया गया है, राजदेव की अमराई के लिए। 33वां व्यास सम्मान 2023 वाला ये दिया गया पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें, इनके लिए 33वां व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है। इनकी और रचनाएं भी याद रख सकते हैं, शुभागता, ढाई आखर प्रेम के, सरस संवाद, सफ़र सुहाने आदि। आगे देखेंगे बुकर पुरस्कार 2023 आयरलैंड के लेखक हैं पॉल लिंच। पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए लंदन में सम्मानित किया गया बुकर प्राइज से। आगे देखेंगे, देखिए भारतीय मूल की लेखिका है चेतना मारू को पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन के पीछे छोड़ते हुए, इसमें ये भी याद रखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट चाहें तो आप याद रख सकते हैं। मिस यूनिवर्स 2023 निकारागुआ की सैनिस प्लासियोस है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से डैनियल बारेनबोइम तथा अली अबू अव्वाद को इजरायली फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान हेतु इजराइल तथा अरब देशों के युवाओं लोगों को एक साथ लाने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया। इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी पुरस्कार के बारे में हमने पढ़ा है। ग्रैमी पुरस्कार श्री अन्न मोटे अनाज पर बने गीत जो हैं अबेंडेंस इन मिलेट्स को संगीत के प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी अवार्ड के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामांकित किया गया। इस गीत में याद रखिएगा, इस गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्शाया गया है और श्री अन्न के लाभ और इसकी पौष्टिकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को उजागर किया गया है। इस गीत को भारतीय अमेरिकी गायक फाल्गुनी शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से लिखा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे।
54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI, इसको देखेंगे। इसमें हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब्बास अमीनी द्वारा निर्देशित फारसी फिल्म है एंडलेस बॉर्डर्स। एंडलेस बॉर्डर्स को 54वें IFFI सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं मेलानी थियरी को फिल्म पार्टी ऑफ द फूल्स के लिए शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनय महिला के लिए सिल्वर पीकॉक दिया गया। इसके अलावा याद रख सकते हैं आप सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में जो एंडलेस बॉर्डर्स के लिए पोरी रहीमी सैम को मिला है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक में रेगर आज़ाद काया को दिया गया फिल्म वैन द सीडलिंग्स ग्रो। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज जो मिली है पंचायत 2, इसमें सबसे वेब सीरीज है पंचायत का सीजन 2। चलिए ये प्रश्न आए या ना आए परीक्षा में, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो वेब सीरीज है पंचायत वेब सीरीज का सीजन 2 के लिए इसको IFFI 2023 वाला पुरस्कार मिला है बेस्ट वेब सीरीज का। अब इसमें जो मुख्य कलाकार हैं आप सामने यहाँ देख पा रहे होंगे, देख रहा है ना विनोद वाला, आपने डायलॉग सुना होगा, ये इन्हीं का है। दुर्गेश कुमार ये मुख्य अभिनेता हैं इसमें, और एक जीतू भैया के नाम से फेमस हैं वो। तो यही वो हैं जो पंचायत वेब सीरीज़ में हैं। इनका अभिनय बहुत शानदार है और इनसे एक मुलाकात के कुछ ये पिक्चर आपके सामने हैं साथ में हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय मिले तो ये वेब सीरीज़ देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी होगी, काफ़ी अच्छा कार्य है इसमें। नोबेल पुरस्कारों के बारे में, अगले पुरस्कार की बात करते हैं हम लोग। नोबेल पुरस्कारों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक, आपको बता देते हैं एक नोबेल पुरस्कार परीक्षा में ज़रूर आता है, तो इसमें से चाहे आपको फिजियोलॉजी का पूछ ले, चाहे मेडिसिन का पूछ ले, किसी का भी पूछ सकता है इसमें। तो इसमें कैटलीन कारिको और जो वीजमैन है इनको फिजियोलॉजी के दिया गया है। भौतिक विज्ञान के लिए इसमें 4 व्यक्तियों को दिया गया, 4 वैज्ञानिकों को। पियर एगोस्टनी है, फेरिंग क्रॉस है, एनी एल्यूशीलर है। रसायन विज्ञान के लिए मोंगी बावेंडी हैं, लुइस ब्रूस हैं और एलेक्सी इक्लोम है। साहित्य के लिए जॉन फॉसे को, शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी को, और इकोनॉमिक्स के लिए क्लाउडिया गोल्डीन को दिया। आगे देखेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार देखेंगे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार के जो विजेता हैं वो भारत के रवि कनन हैं, ठीक है, और इसके अलावा 3 पुरस्कार विजेता और हैं इसमें, ठीक है। भारत के आप जरूर याद रखें, चाहे अन्य 4 याद रखें ना रखें। इसके अलावा 2022 में इंडिया स्मार्ट सिटी वाला जो पुरस्कार है इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें देखिए सूरत को और आगरा को इसमें जो है दूसरा तीसरा स्थान दिया गया है, और इसमें इंदौर को पहला दिया गया है। और भी याद रख सकते हैं आप शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 वाला, लेकिन इसमें आप रसायन विज्ञान के लिए जो अकट्टू बीजू है इनको दिया गया है। ऑस्कर्स की हम बात कर चुके हैं। बेस्ट फिल्म जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया था। बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर हैं। बेस्ट एक्टर, अब इन बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस को ही याद रखेंगे और एक बेस्ट फिल्म को याद रखेंगे, ठीक है, मिशेह यो। अब देखो कुछ युद्धाभ्यास भी आपको करवाने हैं, मतलब पढ़ाने हैं। इसमें हमने क्योंकि कैटेगरी में नहीं किया था इसको, तो सूर्य किरण जो ये युद्धाभ्यास है ये 17वां संस्करण था। भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त थल सेना, ठीक है, आर्मी के, भारत और नेपाल की आर्मी के बीच किया गया था पिथौरागढ़ में। त्रिशक्ति प्रहार ये भारतीय सेना के 3 अंगों के मध्य किया गया है। कहाँ पर? अजमेर जैसलमेर में। वज्र प्रहार का 14वां संस्करण था जो कि भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त विशेष बल किया गया था मेघालय में। पूर्वी आकाश ये IAF की जो है पूर्वी वायु कमान के द्वारा इसको संचालित किया गया। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के मध्य सैन्य अभ्यास है, ये पुणे के औंध में किया गया है। बोंगो सागर भारतीय और बांग्लादेश के मध्य समुद्री अभ्यास है। आपको यही पूछेगा युद्धाभ्यास में कि ये वाला कौन से देश की सेना के बीच में लगाया और किस सेना के बीच में। समस्प्रीति भारत और बांग्लादेश के मध्य है। सागर कवच सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के मध्य है। चक्रवात 2023 ये सैन्य बल है, अर्धसैन्य बल और आपदा मोचन संगठन के मध्य हुआ है। हरिमाऊ शक्ति भारतीय और मलेशिया के बीच सैन्य अभ्यास है। ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल सुरक्षा बल अभ्यास है ये। सिम्बैक्स आता है परीक्षा में, सिम्बैक्स में भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है ये। इसके अलावा त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। वरुण देहिस भारत और फ्रांस के मध्य है। मालाबार के नाम से जो है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर नौसैनिक अभ्यास है ये। जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में है। और नोमोडिक एलिफेंट 2023 भारत और मंगोलिया के मध्य है, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस भारत, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन के बीच में है। इसके अलावा
साल्वेक्स 2023 भारत अमेरिका के मध्य है। जिमेक्स जिमेक्स भारत और जापान के मध्य है। इसके अलावा अल मोहिद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के मध्य नौसैन्य अभ्यास है ये। समुद्र शक्ति 23 भारत और इंडोनेशिया के मध्य है। और सिन्यू मैत्री जो है भारत और जापान के उड़ान अभ्यास यानी एयरफोर्स के बीच में है। धर्म गॉर्जियन भारत और जापान के बीच में है। और ट्रोपेक्स 23 जो है भारत नौसेना का अभ्यास है ये। फ्रेंजेक्स 2023 या फ्रेंजेक्स 23 जो है भारत और फ्रांस के मध्य है ये। तो आप 2023 वाले याद रखें। ला पोरेक्स 2023 भारत अमेरिका जापान ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वीर गॉर्जियन भारत और जापान के मध्य है। अब यहां से आप देखेंगे 2022 वाले हैं, आप यहीं तक याद रखेंगे 2023 वाले। कुछ यहां पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उनके अध्यक्ष और महासचिवों की लिस्ट है 2023 वाली। आप चाहे तो इन्हें याद रख सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आपको मैचिंग के लिए जरूर देता है ये वाली पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन आईसीपीओ इसका नाम होता है। आईसीपीओ 1923 में इसकी स्थापना की गई थी फ्रांस के लियोन्स में। और इसके जुर्जेन स्टॉक इसके अध्यक्ष हैं। और इन आईएलओ के जो महानिदेशक है वो गिलबर्ट होंगबो, ये भी याद रखेंगे। कॉमनवेल्थ की स्थापना 1931 में की गई थी लंदन यूके में। पैट्रिसिया स्कॉटलैंड इसके अध्यक्ष हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में की गई थी न्यूयॉर्क अमेरिका में। एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष हैं महासभा के। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ 1945 में इसकी स्थापना की गई वाशिंगटन डीसी में। और क्रिस्टलीना जॉर्जीवा इसके अध्यक्ष हैं। आगे देखें विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक 1945 में इसकी स्थापना की गई वाशिंगटन डीसी में। अजय बंगा इसके महासचिव या अध्यक्ष के रूप में जो भी आप कहें इसके प्रमुख हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 में स्थापना की गई थी रोम इटली में। क्यू डोंगी इसके प्रमुख हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे 1945 में स्थापना की गई। इंटरनेशनल आईसीजे की स्थापना जो है नीदरलैंड हेग में की गई थी। जोआन ई डोंग्यू इसके अध्यक्ष हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 में पेरिस में की गई। आंद्रे ओजोलो इसके अध्यक्ष हैं। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष 1946 में इसकी स्थापना की गई न्यूयॉर्क में। कैथरीन रसेल इसके प्रमुख हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में स्थापना की गई जेनेवा स्विट्जरलैंड में। टेड्रोस अधानोम इसके अध्यक्ष हैं। नाटो की स्थापना 1949 में की गई ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो इसके अध्यक्ष हैं। यूरोपियन यूनियन की 1958 में की गई ब्रुसेल्स में। और याद रख सकते हैं आप बाकी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको याद ही रखना होगा। अच्छा ये लिस्ट आपके लिए ऑप्शनल है। यहाँ तक यूनाइटेड नेशन देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का स्थापना जो है 2006 में की गई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फेडरिको विलेगास इसके प्रमुख हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में की गई शंघाई चीन में। डिलेमा रूसेफ इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा नैम गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में की गई जकार्ता इंडोनेशिया में। इलाम इलिएव इसके तो बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, उनमें से ज़्यादा संभावना रहती है आने की और वहाँ से ज़्यादा पूछता है। इनमें आप रिवीजन चाहे तो कर सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक है। इसके अलावा 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नज़र देख लेते हैं। कौन कौन से राज्यों में चुनाव हुए थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम विधानसभा चुनाव हुए हैं। और जिनमें 4 राज्यों के नतीजे घोषित हुए हैं, जिसमें मिजोरम विधानसभा का चुनाव जो है परिणाम 4 दिसंबर को घोषित किया गया था। अब मध्य प्रदेश में देखो, अब जो 5 राज्य हैं इनके मुख्यमंत्री आपको जरूर याद रखने। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल ने डॉक्टर मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इसके अलावा जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश के 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर बनाया गया है। ठीक है, याद रहेगा। अगला देखेंगे राजस्थान के राज्यपाल कौन है। कलराज मिश्र। तो इनके राज्यपाल भी याद रखने हैं 5 राज्यों के। राज्यपाल के साथ साथ आपको इनके मुख्यमंत्री भी जो नए बने हैं, इन्होंने जो है भजनलाल शर्मा को राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को राज्य के 2 उप मुख्यमंत्रियों के रूप में शपथ दिलाई है। आगे देखेंगे, देखिए उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद के लिए कहीं पर भी आपने देखा होगा भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ये एक परंपरागत पद है जो कि रख दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल कौन है। विश्वभूषण हरिचंदन ने नए मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय को जो है मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई है। यहाँ पर भी विजय शर्मा और अरुण साव 2 व्यक्तियों को उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। इनको जो रेवंत रेड्डी हैं इनको जो है मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है। रेवंत रेड्डी व्यक्ति
अगर आप देखेंगे रेवंत रेड्डी व्यक्ति के रूप में तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? अब देखेंगे मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता हैं लाल धूमा को राज्यपाल हरि बाबू कंभपति ने मिजोरम के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। आगे चलें, एक क्षेत्र याद रखेंगे, गुजरात का धोरडो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव ये घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बेस्ट टूरिज्म जो विलेज है, इसमें गुजरात के कच्छ जिले में स्थित जो धोरडो गांव है इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया है। याद रहेगा, इसमें इतना ही याद रखना है। आगे, इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना होगी। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की सूचित किया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर फोकस करेगा। इसके अलावा यहाँ पर हल्दी उत्पादन में आप देखें, भारत विश्व में हल्दी उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता है, निर्यातक भी है। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में जो आते हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। राष्ट्रीय जलमार्ग 44 जो है इस पर इचामती नदी पर ड्रेजिंग कार्य किया गया है। आइए अब देखेंगे असम अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद समझौता क्या है। इसमें देखेंगे असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने लगभग 800 किलोमीटर की लंबी सीमा के साथ विवादित क्षेत्रों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन 123 सीमावर्ती गांवों से संबंधित है। ये गांव अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों, असम के 8 जिलों में स्थित हैं। उपरोक्त 123 गांवों के संबंध में ये समझौता ज्ञापन जो है पूर्ण और अंतिम है। ठीक है, इसको याद रहेगा। तो समझौता ज्ञापन पर गिव एंड टेक नीति के आधार पर हस्ताक्षर किए गए हैं और असम और अरुणाचल प्रदेश ने एक दूसरे के मध्य कुछ विवादित क्षेत्रों का आदान प्रदान किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें 123 गांवों के अलावा अन्य क्षेत्र, इसके अलावा अन्य किसी क्षेत्र या गांव पर कोई नया दावा नहीं दिखाया जाएगा। तो 123 का डेटा याद रखना है आपको। हमने आपको पढ़ाया था भूगोल की एक मैराथन क्लास थी जिसको आपने सबसे ज़्यादा देखा है, और इसमें हमने आपको बताया था एक रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में गोरखपुर के। तो अब याद रखिएगा, हुबली में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, हमने आपको गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म बताया था, रेलवे स्टेशन जो था गोरखपुर वाला। अब इसमें आप उसको अपडेट करके यहाँ पर करेंगे। आप में से किसी ने कमेंट में भी बताया था, ये अपडेटेड बताया था, तो इसको हम यहाँ आपको सभी को बता दे रहे हैं कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म और देश के पहले हरित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का उद्घाटन किया गया है। याद रहेगा, यह विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा जो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर बनाया गया है, और ये प्लेटफॉर्म 1507 मीटर लंबा है। यह प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है 505 मीटर थी। इस प्लेटफॉर्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर दिया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक के दूसरे सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शामिल है। तो ये मुख्यतः हुबली से बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई आदि को जोड़ता है। हुबली से पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो था विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। इसकी लंबाई 1366 मीटर थी। अब याद रहेगा, एक यहीं पर एक करंट अफेयर्स हमने आपको और करवाया था कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो लेटेस्ट 2023 में किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है। ठीक है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। वैसे आपको पता है, आप लोगों ने करेक्ट किया था उसको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए उसके लिए थैंक यू सो मच। तो वहीदा रहमान आप सभी लोग याद रखेंगे, साल 2023 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो वहीदा रहमान को दिया गया है। इसके अलावा वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट, देखिए वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया गया है विश्व क्षय रोग दिवस को चिन्हित करने के लिए। और इसमें अगर आप देखेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2025 तक इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने के लिए टीबी मुक्त पंचायत अभियान चलाने जा रही है। कब तक? 2025 तक। डेटा याद रखेंगे 2025। यहाँ पर दो चीज़ हो रहे हैं। लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया। इसमें 17 सदस्यीय समिति में लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर, लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर शामिल हैं। और ये समिति जो है क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, सामरिक महत्व को ध्यान रखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेगी। इसकी अनूठी संस्कृति, भाषा की रक्षा के उपायों पर चर्चा, लद्दाख के लोगों के लिए भूमि रोजगार की सुरक्षा, समावेशी विकास की रणनीति, लेह और कारगिल लद्दाख की स्वायत्त पर्वतीय परिषदों के सशक्तिकरण से संबंधित इसमें चीज़ें होंगी। तो सितंबर 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जो है लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत इसमें शामिल करने की सिफारिश भी की थी। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर उत्पादन इकाई, नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर उत्पादन इकाई 6 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। कर्नाटक के तुमकुरू स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की इस यूनिट में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH बनेंगे। अमृत उद्यान
केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों को चिन्हित करने वाले अमृत महोत्सव की सरकार की थीम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नाम चेंज पर भी पूछता है, नामों के परिवर्तन कहाँ कहाँ हुए थे। 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। अमृत उद्यान जो पहले मुगल गार्डन था, उसको ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस, इसका नाम याद रखिएगा, ये आ सकता है, इसके द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्होंने नई दिल्ली के अधिकांश भाग की योजना बनाई थी। अमृत उद्यान फारस के उद्यान जो कि अब ईरान में है, इससे अत्यधिक प्रभावित है। इस उद्यान की एक निश्चित विशेषता चार बाग लेआउट की है, जिसमें बगीचों की जगह विभाजन पैदल मार्ग जल चैनलों द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। इसके अलावा गोंड जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये विधेयक उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में, अभी हमने इसको पीछे भी डिस्कस किया था, तो वही है, आप इनको याद रख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। आगे चल, इसके साथ ही विश्व धरोहर के स्थलों की अस्थायी सूची में 3 स्थल शामिल किए गए हैं। गुजरात के जो बड़नगर मोढेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर, त्रिपुरा के उन्नाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्ति के रूप में इन 3 स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने विश्व धरोहर सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया है। ये भी याद रख सकते हैं कि कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देशभर में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 197 स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला, इसका आयोजन किया गया है। इसके अलावा भील आदिवासी समुदाय के गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। भारत के 50वें सीजीआई डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ हैं ये, और ये 50वें सीजीआई हैं भारत। इसके साथ जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में लिथियम के भंडारों को खोजा गया। इसके अलावा विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार लॉन्च की गई है। तो ये जो है नई दिल्ली में विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार, 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार को लॉन्च किया गया है भारत में। नेक्स्ट, एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति बनाई गई है। अब इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ONOE पर विचार करने के लिए इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए समिति के? राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति के गठन के पश्चात एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की पहली बैठक 23 सितंबर 2023 में की गई। भारत का पहला 24 घंटे 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा हो गया है? मोढेरा गांव। इंपॉर्टेंट है ये मोढेरा गांव। यहाँ इस गांव के 1000 से अधिक सोलर पैनल इस यहाँ पर लगा। भारत के नए विरासत स्थल में याद रख सकते हैं शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन और होयसल की पवित्र स्मारकों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। सेंगोल से संबंधित प्रश्न आ सकता है। आपको पता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा संसद भवन में जो राजदंड है, सेंगोल है, इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, उसी पर आधारित ये प्रश्न हो सकता है। सेंगोल को नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के बैठने की जगह के ठीक बगल में स्थापित किया गया है। अब इसका अर्थ, सेंगोल का अर्थ क्या है? तमिल शब्द है इसका सेम्मई, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता, ठीक है, नीति परायणता। सेंगोल शक्ति और अधिकार के अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। कभी प्रश्न आ जाए, सेंगोल राजदंड एक लंबी छड़ी जैसी वस्तु है जिसकी लंबाई 5 फीट है, चांदी से बनी हुई है, इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। इसकी ऐतिहासिकता अगर देखें, एक चोल राजा से दूसरे चोल राजा को सत्ता के हस्तांतरण के समय राज्याभिषेक किया जाता था। इसके साथ ही इसी सत्ता के हस्तांतरण के मध्य ही सेंगोल को भी प्रदान किया जाता था। तो ये इसकी ऐतिहासिकता है, इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप की खोज हुई है। उड़ीसा के जाजपुर जिले में परभांडी के जो खोंडालाइट खनन स्थान में जो है 1300 साल पुरानी एक स्तूप मिली है। पर्यावरण संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। भारत का पहला आर्कटिक शीतकालीन अभियान, इसको देखिए, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय शीतकालीन आर्कटिक अभियान, इंडियन विंटर आर्कटिक एक्सपेडिशन को जो है हरी झंडी दिखाई। आर्कटिक के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान में निम्नलिखित 4 वैज्ञानिक शामिल हैं। राष्ट्रीय अंटार्कटिक समुद्री अनुसंधान केंद्र है, इनकी जो गोवा में है, इसकी अतुल्य आर हैं। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के गिरीश BS हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के जो प्रशांत रावत हैं, और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान के पुणे के सुरेंद्र सिंह हैं, ठीक है। भारत आर्कटिक में 2008 से हिमाद्री नामक एक अनुसंधान आधार केंद्र संचालित कर रहा है, और जो ज़्यादातर ग्रीष्मकाल के दौरान ही वैज्ञानिकों को मेजबानी करता है। चलिए, याद रहेगा। आगे देखिए, इसमें और को याद रख सकते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। 2023 के बीच राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, इसके द्वारा अगर आप देखेंगे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ठीक है। तो उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 3 नवंबर 2023 किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया।
पिग्मी हॉक का संरक्षण। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व में हाल ही में 18 कैप्टिव ब्रीड के पिग्मी हॉग छोड़े गए हैं। इस प्रकार वर्तमान में मानस राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व में इनकी संख्या 54 हो गई और इसके संरक्षण पिग्मी हॉक संरक्षण कार्यक्रम के तहत जो है 2025 तक मानस राष्ट्रीय उद्यान में इनकी संख्या बढ़ाकर 60 करना। इसके अलावा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, देखिए इसको देखेंगे, ये वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया था G20। तो इसमें आप जीबीए के सदस्य देशों में देखो 19 देश हैं, इसमें भारत एक मेंबर है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य देश का 55वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और इसको भी आप याद रख सकते हैं। भारत में सूचित बाघ अभ्यारण्यों की संख्या 55 हो गई है। राजस्थान का धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य था और मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व थे, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, संजय, दुबरी। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। इस राज्य को बाघ स्टेट, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। प्रदेश में बाघों की संख्या 785 हो गई है, जबकि वर्ष 2018 में 526 थी, याद रहे। इसके अलावा तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको भी याद रख सकते हैं आप, ये है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी जो है ये तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई विश्व के 3 सबसे प्रदूषित शहर हैं। ये IQ एयर द्वारा प्रदान की गई लाइव रैंकिंग के दौरान दिल्ली, कोलकाता, मुंबई के विश्व के 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। तो मैक्सिको सिटी को विश्व का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसमें से कुछ और याद रख सकते हैं, गज उत्सव को याद रख सकते हैं आप, ठीक है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन किया गया था। तो असम में देश में कर्नाटक के बाद हाथियों की दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? देखिए असम देश में कर्नाटक के बाद, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी हैं, उसके बाद असम में है। मणिपुर में फूल के पौधों की नई प्रजातियां भी मिली हैं। इसमें आप जो काकचिंग जिला है इसमें याद रख सकते हैं इस जिले को, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? कुरकुमा काकचिंगेज। देश की पहली सोलर सिटी सांची। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली सोलर सिटी सांची का लोकार्पण किया था। प्रोजेक्ट चीता का 1 वर्ष पूरा हुआ है। तो प्रोजेक्ट चीता के प्रारंभ में 1 वर्ष पूरा हो गया है। नामीबिया से 8 चीते लेकर के आए गए थे 17 दिसंबर 2022 को और इसी के साथ प्रोजेक्ट चीता की जो है शुरुआत भी हुई थी यहाँ पर भारत। अब हम लास्ट में कुछ एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ था। नए संसद भवन पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। इसमें सेंगोल को स्थापित किया गया था। लोकसभा चैम्बर में लोकसभा स्पीकर के आसन के निकट एक राजदंड, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी, सेंगोल को स्थापित किया गया। सेंगोल को तमिलनाडु के अधीनम मठ के जो संतों ने स्वीकार किया और प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के पुजारी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गणपति होम का अनुष्ठान किया। इसके डिज़ाइन देख सकते हैं आप कि नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। त्रिकोणीय आकार में है, आपने देखा है कुछ इस तरह का शेप है, ठीक है, इस तरह का शेप है ना, ऐसे। तो ये 4 मंजिला इमारत है और इस इमारत के 3 मुख्य द्वार हैं। इन द्वारों के नाम याद होने चाहिए, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। क्षमता नए भवन में 888 सीटों की क्षमता है और लोकसभा का हॉल है, इसमें 384 सीटों तक की क्षमता वाला एक बड़ा राज्यसभा हॉल भी इसमें बनाया है। इसके अलावा लोकसभा हॉल भारत के जो राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। राज्यसभा भारत के राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर आधारित है। सेंट्रल विस्टा पुनरुद्धार परियोजना। तो नए संसद भवन का निर्माण राष्ट्रीय भवन से लेकर के इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे सेंट्रल विस्टा के बड़े पुनरुद्धार का एक हिस्सा बनाया गया है इसको। सेंट्रल विस्टा को 1912-13 के ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट वेकर्स द्वारा डिजाइन किया गया था। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के डोगरी भाषा का पहला संस्करण जारी किया गया है। इसमें से आप चाहें तो कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं। चलिए आज के सेशन में एक चीज़ और हम आप बताते हैं, भारत में जल निकायों की जनगणना भी की गई है, इस पर भी प्रश्न आ सकता है। तो इस गणना के अनुसार जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य, सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर उड़ीसा, 5वें पर असम है, ठीक है। देश का कुल जल स्रोतों का लगभग 63% इन्हीं में है। तो जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा अप्रैल 2023 में पहली बार जल स्रोतों की जनगणना की गई थी और इसी के अकॉर्डिंग आपको ये डेटा याद रखना है। चलिए ये वाला सेशन इतना ही रहने देते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।